हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने जो मृदा पीएच थी या सोई जो रिएक्शन थी, मृदा अभिक्रिया थी, उसका कोलोइडी नियंत्रण पढ़ लिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, यानी मेजर चेंजेस इन सोइल पीएच। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं। देखो, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, चाहे वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया हो या कोई और कारण हो, यदि वो पीएच को परिवर्तन कर रहा है तो वो इस श्रेणी में रखा जाता है कि मृदा पीएच में परिवर्तन करने वाले कारक यही होते हैं। और आपको पता है, ये बात ध्यान रखना कि ये कारक दो ही हो सकते हैं। पहला कारक तो वो जो पीएच को घटाने वाला हो, और दूसरा कारक वो जो पीएच को बढ़ाने वाला हो। क्योंकि दो ही प्रकार के कारक है, और वो कारक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके प्रकार दो ही होते हैं। या तो वो कारक पीएच को घटाने वाला होता है या वो कारक पीएच को बढ़ाने वाला होता है। तो मृदा पीएच में मुख्य जो परिवर्तन लाने वाले कारक है वो दो हो गए। जो पीएच को घटाने वाला है वो अम्लता को बढ़ा रहा है, तो उसे बोलते हैं अम्ल उत्पादक कारक। और पीएच को बढ़ाने वाला क्षारीयता को बढ़ा रहे हैं तो उसे बोलते हैं भस्म उत्पादक कारक। तो मुख्य रूप से मृदा पीएच में परिवर्तन करने वाले जो कारक है उनको दो श्रेणियों में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी अम्ल उत्पादक कारक। वो सारे कारक जो या तो अम्लों को पैदा करते हैं या अम्लीयता को बढ़ाते हैं या क्षारीयता को घटाते हैं, वो इसमें आते हैं। और दूसरी भस्म उत्पादक कारक। तो मृदा पीएच में मुख्य जो परिवर्तन है वो दो कारकों के द्वारा होता है। नंबर एक अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक। ठीक है ना? अब इनको डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो, मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। उतारना नहीं है, कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना? उसके बाद ही उतारोगे। तो हेडिंग डालिए मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन लिखिए लिखिए लिखिए। बहुत से कारक, इसमें लिखो बहुत से कारक, बहुत से कारक, बहुत से कारक विशिष्ट प्रकार के आयनों की मात्रा। बहुत से कारक विशिष्ट प्रकार के आयनों की मात्रा, विशिष्ट प्रकार के आयनों की मात्रा बढ़ाकर या घटाकर। बहुत से कारक विशिष्ट प्रकार के आयनों की मात्रा बढ़ाकर या घटाकर मृदा की पीएच में परिवर्तन कर देते हैं। विशिष्ट प्रकार के आयनों की मात्रा घटाकर या बढ़ाकर मृदा की पीएच में परिवर्तन कर देते हैं। मृदा की पीएच में परिवर्तन कर देते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक अम्ल उत्पादक कारक और नंबर दो भस्म उत्पादक कारक। ये लिख लो। नंबर एक अम्ल उत्पादक कारक और नंबर दो भस्म उत्पादक कारक। लिख ली। अब सबसे पहले हेडिंग डालो अम्ल उत्पादक कारक। अब अपनी हेडिंग क्या होगी? अम्ल उत्पादक कारक। अम्ल उत्पादक कारक, ठीक है ना? जैसे अंग्रेजी में शब्द देख लो, अम्ल का एसिड होता है, उत्पादक का फॉर्मिंग होता है, फैक्टर्स, एसिड फॉर्मिंग फैक्टर्स, अम्ल उत्पादक कारक, एसिड फॉर्मिंग फैक्टर्स, ठीक है ना? देखो, इसमें वो सभी आएंगे जो मृदा में किसी न किसी प्रकार से कार्बनिक या अकार्बनिक, किसी न किसी प्रकार से कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों की मात्रा को बढ़ाते हैं।
जो H+ या Al+3 आयनों की मात्रा को बढ़ाते हैं और जो भस्मों की मात्रा को घटाते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? अम्ल उत्पादक कारक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? तो लिख लो, अम्ल उत्पादक कारकों की श्रेणी में, अम्ल उत्पादक कारकों की श्रेणी में उन सभी को रखा जाता है, अम्ल उत्पादक कारकों की श्रेणी में उन सभी को रखा जाता है जो किसी न किसी प्रकार से कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों की मात्रा मृदा में बढ़ाते हैं या H+ या Al+3 आयनों की मात्रा मृदा में बढ़ाते हैं या भस्म आयनों की मात्रा मृदा में घटा देते हैं। केवल अम्ल को बढ़ाने से अम्लता नहीं बढ़ती है, यदि क्षार को घटा दिया जाए, भस्म को घटा दिया जाए, तो भी अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वो सारे काम देखो क्या क्या आता है, कार्बनिक अकार्बनिक अम्लों की मात्रा को बढ़ाते हैं, H+ या Al3 की मात्रा मृदा में बढ़ाते हैं या भस्म आयनों की मात्रा मृदा में घटाते हैं। ये सारे कारक है। किसी भी तरीके से इनमें से कुछ भी हो रहा है, एक कारक संपन्न हो रहा है या एक से ज्यादा कारक संपन्न हो रहे हैं, तो वो संयुक्त रूप से करेंगे क्या? अम्लीयता को बढ़ाएंगे और इन सबको रखा जाता है अम्ल उत्पादक कारकों में। ठीक है ना? इनको उतार लो फटाफट। तो किसी भी प्रक्रिया में यदि कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम आयनों की संख्या बढ़ा दी जाती है और भस्म आयनों की संख्या घटा दी जाती है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल उत्पादक कारकों की श्रेणी में आते हैं। हो गया? अब देखो जी, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले नंबर ए, देखो ये कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों की मात्रा कैसे बढ़ती है। सबसे पहले कार्बनिक की बात करते हैं। यदि कोई कार्बनिक यौगिक है, किसी भी प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जैसे ह्यूमस हो गया या कोई भी जैविक पदार्थ हो गया, यदि वो मृदा में जाके विच्छेदित होता है, तो जब भी वो विच्छेदित होगा, टूटेगा, उससे CO2 निकलेगी और वो जो CO2 है वो हमेशा पानी में घुल के कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देती है, जो एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। यहाँ कुछ मात्रा में अकार्बनिक अम्ल भी मुक्त किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश रूप से ये कार्बनिक पदार्थों का क्या है? सोर्स है। तो वो क्या करेंगे? अम्लता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो देखो ए श्रेणी में क्या रखेंगे? कार्बनिक अम्ल के बारे में बताना है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? देखना, सामान्यतया कार्बनिक पदार्थों के अपघटन पर कार्बनिक व
कार्बनिक दोनों ही प्रकार के अम्ल मुक्त होते हैं। ठीक है ना। अब अकार्बनिक अम्ल डायरेक्ट मुक्त होता है किसी चीज के अगुणन में, यदि अंदर कोई अकार्बनिक अम्ल था तो मुक्त हो जाता है। लेकिन कार्बनिक कैसे होता है वो देखिए। कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर CO2 मुक्त करता है। जो पानी में घुलकर H2CO3 नाम होता है इसका कार्बोनिक। ये कार्बनिक प्रकार का है लेकिन नाम कार्बोनिक है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्या होगा, CO2 मुक्त हुई, पानी में घुली और बन गया H2CO3। ठीक है ना। अब ये जो H2CO3 है ना, ये टूटता है, ये इस रूप में नहीं रहता, ये तुरंत टूटता है। ये इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, H प्लस और HCO3 माइनस। और ये जो HCO3 माइनस है ना, ये भी टूटता है, H प्लस और CO3 माइनस 2। तो बताओ जी, अगर H2CO3 बन गया तो ये टूट के क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक का उतारने के बाद क्या लिखोगे, बनने वाला कार्बनिक अम्ल। ठीक है, बोर्ड में लिख देता हूँ, उसके बाद आप उतार लेना। ये आपको उतारा हुआ है, ये उतारने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ बनने वाला कार्बनिक अम्ल वियोजित होकर H प्लस आयन मुक्त करता है, जो मृदा की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं व pH का मान कम कर देते हैं। ठीक है ना। ये लो जी, ये पहला कारक हो गया कार्बनिक अम्ल से रिलेटेड। इसको उतार लो, पूरा का पूरा आ रहा हूं मैं।
उतार लिया। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों के अपघटन पर कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के अम्ल मुक्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर CO2 मुक्त करता है, जो पानी में घुलकर H2O CO3 यानी कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। तो CO2 प्लस H2O क्या बन गया, H2CO3, और ये H2CO3 विघटित होकर क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रही है। ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये मृदा की अम्लता को बढ़ाता है और pH का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अम्ल उत्पादक कारकों में पहला क्या आ गया, कार्बनिक अम्ल किस प्रकार से मुक्त होता है, ध्यान रखना। कार्बनिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मुक्त होता है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से CO2 मुक्त होगी और वही CO2 पानी में घुल के क्या बना देती है, H2CO3। तो हो गया। चलो अब दूसरी बात करते हैं अकार्बनिक अम्ल की, वो कहां से आते हैं। अकार्बनिक अम्ल की बात करते हैं, नंबर बी। देखो अकार्बनिक अम्ल क्या होता है, मैं ये लिख देता हूं। अकार्बनिक अम्ल में आएगा H2SO4, HNO3 और HCl, यानी H2SO4, HNO3 और HCl। देखो HCl जो होता है ये मृदा में जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से। अकार्बनिक से नहीं आता, ज्यादातर क्या आता है, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से या किसी कीटनाशक से। H2SO4 और HNO3 इनके पहुंचाने के बहुत से तरीके हैं, क्योंकि सल्फर युक्त जितने भी पदार्थ आप काम में लेते हो वो H2SO4 का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन वाले क्या करते हैं, HNO3 का निर्माण करते हैं। या वातावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो वहाँ सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और वो पानी में घुल के किसका निर्माण कर देते हैं, सल्फर के अम्लों का, नाइट्रोजन के अम्लों का, जो वर्षा के साथ कहाँ चले आते हैं, जमीन में चले आते हैं। ठीक है ना। तो देखो जी, तो एक्चुअल में ये चीजें जो पैदा हो रही है वो कहाँ से आ रही है, देखो अत्यधिक उर्वरकों, कीटनाशकों या अत्यधिक उर्वरकों, कीटनाशकों या वातावरणीय प्रदूषकों के कारण मुख्य रूप से अकार्बनिक अम्लों जैसे H2SO4, HNO3, HCl इत्यादि का निर्माण होता है। जो पानी में घुलकर मृदा में चले जाते हैं तथा प्रबल रूप से H+ आयन मुक्त करते हैं। ये मृदा को अत्यधिक अम्लीय बना देते हैं, अर्थात pH में अत्यधिक कमी लाते हैं, अत्यधिक कमी लाते हैं। ठीक है ना, ये दूसरा कारण हो गया। ये ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग या जो वातावरणीय प्रदूषक है ना उनसे होता है। ठीक है ना, उतार लो फटाफट। इसको उतार लीजिए। प्रदूषण ज्यादा है, आपने सुना होगा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा,
तो अम्लीय वर्षा भी आगे जाके क्या करती है, मृदा को क्या बना रही है, अम्लीय बना रही है। इसके बाद ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग करोगे, सल्फर युक्त और नाइट्रोजन युक्त कीटनाशक काम में लोगे तो ये क्या करेंगे, अम्लता को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा उर्वरक भी है, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो होते हैं वो भी टूट के क्या करते हैं, इन्हीं अम्लों का बाद में निर्माण कर देते हैं। तो ये अकार्बनिक अम्लों की मात्रा बढ़ाती है, ये भी क्या आती है, अम्ल उत्पादक श्रेणी में आती है। इसको भी उतार लीजिए। हो गया। अब देखो जो तीसरा कारक है, तीसरा कारक जो है ना वो भी अम्लता को बढ़ा रहा है, वो तीसरा कारक क्या है वो देखिए। तीसरा कारक अपन पता करते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या अत्यधिक नम प्रदेश है जहाँ गीला बना ही रहता है, उस स्थिति में तीसरा कारक पैदा होता है। और तीसरा कारक क्या होता है, तीसरे कारक में निक्षालन होता है, यानी पानी की ज्यादा जो मात्रा होती है वो जो भस्म कण है उनको अपने साथ घोल के ले जाती है, नीचे ले जाती है जमीन में। अब जमीन में वो नीचे चलेगी तो जो ऊपरी परत थी वहां धनायनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धनायन या भस्म आयनों की संख्या कम होगी, तो सीधी सी बात है अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखो तीसरा, अत्यधिक नम क्षेत्र, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन, ये इम्पोर्टेंट है, निक्षालन के कारण मृदा में ऊपर स्थित भस्म आयन पानी के साथ घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा में भस्म आयनों की कमी हो जाती है तथा पीएच में कमी आ जाती है, अर्थात मृदा अम्लीय प्रकार की हो जाती है। तो ये सारे कारण हो गए जिन्हें हमने अम्ल उत्पादकों की श्रेणी में रखा है। भी कैसे न कैसे करके, चाहे तो कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ा के, चाहे अकार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ाकर, चाहे भस्म आयनों की मात्रा घटाकर मृदा की पीएच को क्या करना है, कम करना है, अम्लता को बढ़ाना है, वो सारे किसमें आते हैं, अम्ल उत्पादकों की श्रेणी में। अब इसको फटाफट उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही होगा, कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे भस्म उत्पादक कारक, यानी ये कारक अगर अम्लता को बढ़ा रहे हैं तो फिर क्षारीयता को क्या बढ़ाएंगे, ठीक है ना, कौन से कारक बढ़ाएंगे, ये उतार लो पूरा, उसके बाद में क्लास होगी, ठीक है ना। ओके बाय, उतार लेना पूरा।